स्टूडेंट, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपकी बायो की क्लास में। और आपको पता है हम 10th चैप्टर कर रहे हैं फिर से, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। मतलब क्या क्या फ़ायदा हो रहा है माइक्रोब से में। और बेटा मैंने आपको अब बड़े क्वेश्चन करवाने शुरू कर दिए जो 6 मार्क्स वाले हैं। और इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बायोगैस प्लांट करवाया था परसों, पूरा आपको बायोगैस प्लांट समझाया। कल मैंने आपको करवाया जी सीवेज की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो बेटा एक छोटा रिवीजन, सीवेज की ट्रीटमेंट तीन प्रोसेस से होती है। उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस है, ब्रेक डाउन प्रोसेस, ठीक है, इसमें तोड़ना, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एयर की मदद से एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना बैक्टीरिया से, और जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिके करवा देना, ठीक है। फिर उसके बाद आती है टर्शरी ट्रीटमेंट। और टर्शरी ट्रीटमेंट में हम लोग नाइट्रेट और फॉस्फेट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो पानी बचता है वो पानी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है, और इस वाटर का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, और अगर आप इसको क्लोरीनेट कर दोगे वाटर को, इवन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी ये वाटर यूज़ हो सकता है। डिस्क्राइब बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड्स। सो बेटा बायो फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बायो फर्टिलाइज़र्स भी माइक्रोब्स की तरह काम करते हैं। और बायो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो यूजुअली वीड्स को किल करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं, और यूजुअली ये सारी की सारी फंगस होती है। तो आइए शुरू करें। तो आज का क्वेश्चन है, बायो पेस्टिसाइड्स में सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर्स करते हैं, पेस्टिसाइड्स बाद में करेंगे। ये बहुत लो कॉस्ट, बहुत सस्ते इनपुट होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते। तो ये सस्ते क्यों हैं? क्योंकि बेटा मैक्सिमम ये सारे के सारे क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स? बैक्टीरिया। अब देखिए डेफिनेशन, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयड टू एनहांस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस टू द क्रॉप प्लांट। तो ये माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिससे हम न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। जैसे ये नाइट्रोजन दे देते हैं हमें, फॉस्फोरस दे देते हैं, और कभी कभी तो बहुत सारी वाइटामिन और मिनरल्स भी इनसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, सबसे पहले राइजोबियम लेगुमिनोसरम आर नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जिनके रूट्स में नोड होते हैं। तो क्योंकि इनकी रूट्स के अंदर नोड्स होते हैं तो नोड्स में रहने के लिए इन बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है, और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को देते हैं। इवन ये अब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ा देते हैं रूट्स की। तो जब रूट्स की अब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है, वो वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिएंट ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, तो आपकी जो फील्ड है, जो आपकी फसल है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाती है। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ने में मदद करते हैं, फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद कुछ जो नाइट्रेट्स फिक्स होके हमको मिले हैं ये खुद यूज़ कर लेते हैं, और पूरे का पूरा बाकी जो नाइट्रेट्स होते हैं किसको दे देते हैं? प्लांट को दे देते हैं। सेकेंड नंबर पे बेटा साइनोबैक्टीरिया, ये भी रूट्स में मिलते हैं, और अजोला जैसे फर्न प्लांट है उसकी रूट्स में आपको मिलेंगे। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, एनाबीना, अजोटोबैक्टर, जिनको रूट्स की नीड नहीं है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स में आपको ये बताया गया कि बायो फर्टिलाइज़र एक्चुअल में क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो 2 तरह से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। या तो वो फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में एज इट इज़ मिलते हैं, या वो प्लांट्स की रूट्स में मिलते हैं। किन प्लांट्स की रूट्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में मिलेंगे, क्योंकि उनकी रूट्स में आपको नोड्स मिलेंगे। दालों में आसानी से ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, पल्सेस में। थर्ड पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ऑल्सो अकर इन अलानस और कसूरिना। फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अर्डिसिया। तो बेटा इन पॉइंट्स में ना आपको ये बताया जा रहा है
कि किन किन प्लांट्स में आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलेंगे। फिर उसके बाद है बेटा अजोटोबैक्टर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्लस्ट्रीडियम, फिर है जी बेग्रेनेकिया, दीज आर फाउंड इन सॉइल एंड डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। आफ्टर देयर डेथ द डेड बैक्टीरिया आर डिकम्पोज एंड नाइट्रेट्स आर रिलीज्ड इनटू सॉइल। जब इनकी डेथ हो जाती है, जो डेड बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज हो जाता है, तब भी नाइट्रेट सॉइल में रिलीज होते हैं, विच आर वेरी यूजफुल फॉर द सॉइल। यहाँ पे क्योंकि हमने ये वाले बैक्टीरिया डाले जो नाइट्रोजन फिक्स तो कर ही रहे हैं, और अगर उनकी डेथ भी हो जाती तो भी वो नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करेंगे आपको सॉइल में। तो ऐसे सॉइल में आपको नाइट्रेट्स फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? दैट इज़ द ट्यून ऑफ 10 to 25 kg पर हेक्टेयर। कितना ज़्यादा आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालना पड़ना था, पर अब नहीं डालना पड़ रहा क्योंकि आपने सस्ते माइक्रोब्स डाल दिए सॉइल में, और वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 3 एलिमेंट प्लांट्स को बहुत ज़रूरी चाहिए। एक अच्छी ग्रोइंग जो फसल है ना बेटा, वो हमेशा मांगती है कि 3 एलिमेंट आपको मिले, और वो एलिमेंट है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है जी, फिर आगे चले। फिर है जी बैगियाटोआ पिग्ड H2S फ्रॉम एटमोसफेयर। ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये ना एटमोसफेयर से H2S ले लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सल्फेट्स में, जो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाते हैं। 7th पॉइंट तो है जी माइकोराइजा, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया माइकोराइजा कौन सा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा होता है जिसमें फंगस की एसोसिएशन होती है विद द रूट्स ऑफ फायर प्लांट, पर फंगस अंदर ग्रो करती है, और एक्टोमाइकोराइजा में फंगस बाहर ग्रो करती है। ठीक है, तो यही इसके अंदर बताया गया। अगर वो सरफेस के ऊपर है रूट के तो उसको एक्टो बोलेंगे, अगर वो सरफेस के अंदर है तो उसको एंडो बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एंडो या एक्टोमाइकोराइजा करती क्या है। ये बेटा एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज कर देती हैं रूट्स की, जिससे फसलें बहुत अच्छी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती हैं और हमें प्रोड्यूस यानी प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है जी बायोपेस्टिसाइड्स। क्या चीज़ है? दीज आर बायो ऑर्गेनिजम्स यूज टू कंट्रोल और किल वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस। ठीक है, सम बायोपेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एज ऑन कॉमर्शियल स्केल के भी ऊपर भी इनको भी यूज़ करते हैं। तो इनकी एग्जांपल है बेटा फंगस। तो फंगस जो है हमारी बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके स्पोर्स को हम पूरे के पूरे एक बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ हुआ था। इसके स्पोर्स को हम फेंक देते हैं, पूरे डिस्पर्स कर देते हैं पूरे फील्ड के ऊपर, फसलों के ऊपर। तो वहाँ पे जितने वीड्स होते हैं, ठीक है, जितने इंसेक्ट्स होते हैं और जो पैथोजन है जो डेंजरस है फसलों के लिए, उनके ऊपर ये स्पोर ग्रो करते हैं। फंगस जब ग्रो करती है तो वो फंगस इंसेक्ट्स को, पैथोजन्स को और वीड्स को किल कर देती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे टेबल है, तो आज हमने इस टेबल को देखना है। बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि बायोपेस्टिसाइड्स की टाइप्स बताई हैं। ब्रॉडली जो बायोपेस्टिसाइड है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है जी बायो हर्बिसाइड्स, एक है प्रीडेटर्स और एक है बायो इंसेक्टिसाइड। बायो हर्बिसाइड्स नाम से पता चल रहा है क्या करता है, ये वीड्स को किल करता है। छोटे छोटे प्लांट जो फसलों के साथ उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो फसलों के साथ उग जाते हैं उनको किल करता है, उनको ग्रो नहीं करने देता। ये वीड्स को अलाउ नहीं करता ग्रो होने के लिए। फॉर एग्जांपल बार्ले, रे, सोरगम और मिलेट, इन फसलों में, इन फील्ड्स में हम इसको डाल देते हैं, तो वहाँ पे बायो हर्बिसाइड्स को डाल देते हैं, तो वहाँ पे वीड्स नहीं लगते। फिर है जी कोचिनियल इंसेक्ट्स फीड ऑन वीड्स एंड रिड्यूस देयर पॉपुलेशन। एग्जाम्पल कैक्टोब्लास्टिस
कॉक्टोरम चोक्ड इंटेंसिव ग्रोथ ऑफ ओपनशिया। तो ये पर्टिकुलर एक तरह का बैक्टीरिया है जो ओपनशिया की ग्रोथ को चेक कर लेता है, यानी एक तरह का वीड है, वो उग नहीं पाता। फिर फाइटोपथोरा पाल्मीवोरा फंगस है एक तरह की, ये क्या करती है, मिल्क वीड्स की ग्रोथ को चेक करती है और जो सिट्रस प्लांट्स में ग्रो करती है। सिट्रस प्लांट्स यानी बेटा खट्टे जिनके फ्रूट्स होते हैं, उन प्लांट्स में जो आप कह सकते हो कि जो मिल्क वीड होती है ग्रो करती है, जो अनवांटेड प्लांट है उसको पाइथोपथोरा पाल्मीवोरा आसानी से किल कर देता। तो यानी पहला जो हमारा है ना बायो हर्बिसाइड्स, ये बायो पेस्टिसाइड का पार्ट है। इसका काम क्या है, सारे के सारे वीड्स को ख़त्म कर देना फील्ड्स में। नंबर 2 पे है जी हमारे पास प्रीडेटर। प्रीडेटर में तो बेटा लेडी बर्ड बीटल है, प्रेइंग मेंटिस है, कॉम्बलेट स्केल इंसेक्ट्स हैं और एफिड्स हैं। तो ये भी एक तरह के पेस्टिसाइड का काम करते हैं। ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर ये क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे है बेटा बायो इंसेक्टिसाइड्स। दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट विच आर यूज टू किल इंसेक्ट। बायोलॉजिकल एजेंट है जिनकी मदद से हम इंसेक्ट को किल करते हैं। फर्दर ये 1 2 3 4 टाइप के हैं, ये देखें। सबसे पहला है जी पैरासाइट एंड पैथोजेंस। तो जी यहाँ पे हम एक वायरस यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है बकुलो वायरस हेलियोथिस। ये कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो यानी हमने इसको कॉटन प्लांट में डाल देना है, तो ये क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे वॉर्म्स होंगे उनको वो खा के ख़त्म कर देगा। ठीक है। पोटैटो बीटल्स नाम के एक तरह के इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देता है। तो बकुलो वायरस हेलियोथिस कंट्रोल्स कॉटन बॉल वॉर्म्स। अच्छा, और इसी की तरह बेवेरिया बसियाना ये हम एम्प्लॉय करते हैं पोटैटो बीटल्स को ख़त्म करने के लिए। तो पहला टाइप में बायो इंसेक्टिसाइड की पहली टाइप है पैरासाइट एंड पैथोजेंस। तो ये हम पैरासाइट और पैथोजन यूज़ करते हैं, यानी हम एक कंडीशन है जिसमें हम वायरस यूज़ कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन में हम एक पैथोजन यूज़ कर रहे हैं, पैरासाइट यूज़ कर रहे हैं जो पोटैटो बीटल को खा जाएगा। फिर है बेटा स्टेरलाइजेशन स्ट्रेटजी। इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टेराइल मेल आर रेयर्ड इन द लेबोरेटरी। उनको लेबोरेटरी में रेयर किया रहता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर फाइनली इनको रिलीज़ कर देते हैं मीटिंग के टाइम पे। जो फीमेल्स होती हैं वो अनेबल टू मीट प्रॉपरली एंड एग रिमेन अनफर्टिलाइज, दस पॉपुलेशन डिक्लाइन। देखो कितनी डीप बात इसमें छुपी हुई है। सपोज एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है जो एक फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, वहाँ पे फीमेल इंसेक्ट्स भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या करते हैं, लेबोरेटरी में लार्ज नंबर ऑफ स्टेराइल मेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका नंबर बढ़ाते हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनको रेयर करते हैं। रेयर मतलब जैसे हम बेटा एनिमल्स और प्लांट्स को, जैसे आपने भी पिछले चैप्टर में करा ना एनिमल की रेयरिंग, जिसको हम बोलते हैं अपना हस्बेंड्री, इसी तरह यहाँ पे ढेर सारे मेल ग्रो करने हमने लैब में, और उसके बाद इन मेल्स को बेटा हम लोगों ने फसलों में डिस्पर्स कर देना, फैला देना। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो फीमेल इंसेक्ट होंगी वो इन मेल इंसेक्ट के साथ फर्टिलाइज़र ज़रूर करेंगी, पर क्योंकि ये मेल स्टरलाइज है, ये अपने मेल जर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे एग की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, और फाइनली धीरे धीरे जो फसल है वो सही बच जाएगी, क्योंकि इन इंसेक्ट्स की जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है। तो यह स्टरलाइजेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि पहले हमें फाइंड आउट कर लेना कौन सा इंसेक्ट वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कौन सा इंसेक्ट वहाँ पे फसलें ख़राब कर रहा है। उसके बाद उसके अगेंस्ट जो मेल इंसेक्ट हैं हम लोगों ने लार्ज नंबर में ग्रो करके उनको हमने डिस्पर्स कर देना है। पर ये जो मेल हमने ग्रो करवाए हैं वो स्टेराइल हैं। एक ऐसा केमिकल हम उनके अंदर डाल देते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे ज़रूर, पर वो अपने गैमीट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमीट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो जब ये फसलों के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, सब कुछ होता है, पर एग्स नहीं बनते, और धीरे 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 इनकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनकी जो एज लाइफ है
वो कुछ हफ्ते की या 1 मंथ से ऊपर नहीं होती, तो ये भी इंसेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, नए इंसेक्ट बनते नहीं। फाइनली क्या होता है, जो हमारी पूरी जो फील्ड है, जो हमारी फसल है, वो डिजीज़ फ्री हो जाती है, इंसेक्ट फ्री हो जाती है। फिर उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग। ये तो आपने बेटा छोटी क्लासेस में भी किया होगा। 2 क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली, वन विच फीवर इंसेक्ट पेस्ट and second which insect repellent. By this method screw arms are eradicated. तो यहाँ पे हम 2 तरह की फसलों को यूज़ करेंगे। इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसलें लगाना। एक होगी जो इंसेक्ट्स को खाने वाले पेस्ट को बढ़ावा देती है, दूसरी होती है जो इंसेक्ट को रिपेल करे। तो फाइनली दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, इंसेक्ट्स पूरे का पूरे इरेडिकेट कर देंगे। इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म कर देंगे, वो हमारी फसलों में से ख़त्म हो जाएगा। फिर है जी इंसेक्ट हार्मोन्स, फेरोमोन्स अप्लाइड ऑन इनर साइड ऑफ द इंसेक्ट ट्रैपर्स एंड इंसेक्ट आर ट्रैप्ड इन देम। तो बेटा फेरोमोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो अट्रैक्शन शो करते हैं इंसेक्ट्स के लिए। एनिमल्स में भी अट्रैक्शन शो करते हैं और इनके बेस के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो फेरोमोन्स एक तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो खेत की बाउंड्रीज के ऊपर हम इन हार्मोन्स को छिड़क देते हैं, तो क्या होता है, जितने इंसेक्ट हैं उसकी स्मेल सूंघ के अट्रैक्ट होके बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो हम उनको ट्रैप कर लेते हैं। फेरोमोन्स याद है, मैंने आपको बताया था कि कैसे जंगल में मंकीज़ अपना एरिया फिक्स कर लेते हैं कि इस एरिया में जो एक कॉलोनी मंकीज़ की रह रही है, दूसरी कॉलोनी में आए, वो अपने पूरे एरिया के चारों तरफ यूरिन कर देते हैं और स्टूल पास कर देते हैं। तो उसकी स्मेल से दूसरे एरिया के मंकीज़ उस जगह नहीं आते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर मंकीज़ ऑलरेडी रह रहे हैं, एक कॉलोनी रह रही है, तो उसको भी फेरोमोन बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फसल है उसके बॉर्डर के अराउंड हम इन हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, और फाइनली इन हार्मोन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे सारे इंसेक्ट। जैसी बार आएंगे उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। और लास्ट में नेचुरल इंसेक्टिसाइड एज अ डिरास्टिन, और इसका आगे नाम है रोटेन्स, आर नेचुरल इंसेक्ट किलर। तो फाइनली आपने इस पूरे क्वेश्चन में आज क्या देखा, बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड में आपने क्या देखा कि साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ बिल्कुल कम हो जाए। क्योंकि बेटा अगर फर्टिलाइज़र को बार बार यूज़ करते रहे तो क्या होता है, सारी की सारी जो प्रोडक्टिव पावर है, जो आप कह सकते हो ग्रोइंग कैपेसिटी है फील्ड की, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फाइनली ये जो फर्टिलाइज़र हम जितने ज़्यादा यूज़ करते हैं, सालों दर साल अगर हम उनको यूज़ करते रहे, तो वो सॉइल को एनरिच कर देते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट से। क्योंकि बेटा फर्टिलाइज़र क्या है, एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आपको बताया। अब ढेर सारा जब सॉइल में एनरिचमेंट हो गई है, अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप सपोज दाल बना रहे हो, दाल में आपने नमक डाला, अगर आप उसमें 1 चम्मच नमक डाल रहा था, अगर आप उसमें 20 चम्मच नमक डाल दो, क्या आप उस दाल को खा पाओगे? आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजन की तरह आपको फील होगी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नमक होगा। तो इसी तरह जब एक ही खेत में बार बार फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, तो उसके खेत के अंदर इतना ज़्यादा इनरिचमेंट हो जाती है एलिमेंट की कि फसलें ग्रो करनी ही बंद हो जाती हैं। तो फाइनली आप कह सकते हो हमारे पास एक ऐसा सॉइल बचता है जिसके ऊपर कोई भी फील्ड ग्रो नहीं कर सकती। सो फाइनली इनको कैसे रिकवर किया जाता है, या तो वहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए जाने लग जाते हैं, या वहाँ पर हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। 6 मंथ एक क्रॉप लगाते हैं, 6 मंथ दूसरी क्रॉप लगाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स जो है, पूरा जो न्यू जो वर्ल्ड की जो हमारी आज की नीड है, वो इनके ऊपर क्यों आती जा रही है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स का बहुत यूज़ हो चुका है। अब सॉइल में इनरिचमेंट बहुत आ गई है। तो फर्दर प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि इन फर्टिलाइज़र्स के इफ़ेक्ट को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक हैं, बहुत
चीप है, इजीली अवेलेबल है, और इनका जो प्रोडक्शन है, जो इनकी जो आउटकम है वो बहुत ही बढ़िया है। तो बेटा धीरे धीरे बायो फर्टिलाइज़र और बायो इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जाने लग गया, क्योंकि हमारी साइंस ने, बायोटेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर ने इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ कर ली है कि अब हमें सारी यूजेस का पता लगने लग गया। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स, आजकल बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ताकि सॉइल को भी बचाया जा सके और नेचर को भी बचाया जा सके, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन दोनों केस में किसी भी तरह का नहीं है। तो बच्चों ये मेरा आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से इसको सुनना, वीडियो देखना, फिर अपने क्वेश्चन आंसर लिखना। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।